ठीक है। अब पहला है दोस्तों कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ये बताएं आप वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो आप बोलेंगे शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों, चारों आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आप बोलेंगे जवालोपनिषद में मिलता है। जवालोपनिषद में क्या मिलता है हमको? चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक किसको माना गया है? मनुस्मृति को माना गया है। क्लियर। अब देखिए मनुस्मृति जो है वो क्या था? शुंग काल के मानक ग्रंथ था। शुंग काल के मनुस्मृति जो था शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। ठीक है। चलिए एक होता है नारद स्मृति। नारद स्मृति जो था दोस्तों वो गुप्त काल या गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। किससे? नारद स्मृति से। क्लियर। चलिए इतनी बात समझ में आ गया। तो अब चलते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों पुराण। पुराण का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। पुराण जो है दोस्तों क्या है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण को हम लोग क्या बोला जाता है? पुराणों में मिलता है। अगर पुराणों की बात किया जाए ना दोस्तों तो वो क्या होता है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। उसमें सारा अच्छे से दिया गया है दोस्तों, इसके बारे में सारी जानकारियों को। तो वो क्या है? पुराण है। क्लियर। अब पुराण का रचयिता कौन है? तो पुराण का जो रचयिता याद रखेंगे दोस्तों, लोमहर्ष अय्या बोला गया है। उसके पुत्र उग्र सर्वा है। ठीक है। टोटल कितने संख्या है? टोटल 18 पुराण है दोस्तों। आप देखो जिनमें से केवल 5 जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कौन कौन? तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और भागवत पुराण। क्लियर। भागवत पुराण। हाँ, ये जितनी भी पुराणे हैं दोस्तों इस सारे में राजाओं के वंशावली पाई गई है। ठीक है। सारे राजाओं को वंशावली पाई जाती है। ये आपका 5 पुराणों में। हाँ क्लियर। इतना बात तो समझ में आ गया आपको। चलें आगे। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कहता है अधिकांशतः पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखी गई है। बोला गया है दोस्तों कि जितनी भी पुराणे हैं उनमें से अधिकांशतः जो पुराण जो है ना वो सरल संस्कृत की भाषाओं में लिखा गया है, जो कि आसान तरीके से आसान से पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं उसको। कि ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है दोस्तों वो कहता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण की काफ़ी ही महत्व है। अब कहता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अग्नि पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर। काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या दिया गया है दोस्तों? राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। किसमें? अग्नि पुराण में। क्लियर। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कुछ महत्वपूर्ण पुराण एवं उससे संबंधित वंश। ठीक ना। अब कौन कौन सा है जरा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला है दोस्तों विष्णु पुराण, जिसमें किसका चर्चा किया गया? कौन सा वंश का चर्चा किया गया है? तो वह है मौर्य वंश का चर्चा किया गया। मतलब कि विष्णु पुराण अगर जब पढ़ेंगे उसमें मौर्य वंशों के कार्यकलाप के बारे में दिया गया है। क्लियर। दूसरा है दोस्तों मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किसका दिया गया है? तो आंध्र सातवाहन का बारे में दिया गया है। ठीक ना। मत्स्य पुराण में किसका दिया हुआ है? आंध्र सातवाहन वंशों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और नेक्स्ट है आपको वायु पुराण, जिसमें गुप्त वंश
के बारे में बताया गया है। क्लियर? ये तीनों में से दो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एक विष्णु पुराण, एक वायु पुराण। ठीक ना? कभी कभी पूछ देता है कि यह बताइए कि विष्णु पुराण में किस वंशों का चर्चा किया गया है, किस वंश से संबंधित है, तो आपको याद रहेगा तो बोल दीजिएगा मौर्य वंश। कभी कभी पूछ जाता है वायु पुराण में किस वंश से संबंधित है, तो आप बोल देंगे गुप्त वंश। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अगर आपसे पूछ देगा दोस्तों कि ये बताइए कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है, तो आप क्या बोल देंगे? मत्स्य पुराण है। ठीक ना? सबसे पुराना भी है, प्रमाणिक भी किया गया है इसीलिए मत्स्य पुराण। ठीक ना? मत्स्य पुराणों में क्या दिया गया है, किसका वंश का किया गया है, तो सातवाहन वंशों के बारे में इसमें बताया गया है। क्लियर? हमें उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो चलिए उस तथ्यों के बारे में भी हम लोग जान जाते हैं, समझ जाते हैं। ठीक ना? कहता है दोस्तों कि बुद्ध का पूर्व जन्म का कहानी वर्णित है किस में, तो जातक में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बुद्ध का पूर्व जन्म की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है, तो आप बोलेंगे जातक में। क्लियर? याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कि हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, कथावस्तु। याद रखेंगे। हिनयान एक क्या था, चाइनीज में था। ठीक ना? तो उसका जो प्रमुख ग्रंथ था दोस्तों उसका था कथावस्तु, जिसमें क्या था, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक ना? आपसे पूछा जाएगा ये बताइए, इसमें देखिए दो क्वेश्चन हो गया। पहला क्या हो गया कि महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो आप बोलेंगे कि मतलब किस ग्रंथ में किया गया है, तो आप बोलेंगे कथावस्तु। तो कथावस्तु का लेखक कौन है, तो हिनयान है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। आप बताइए कि जैन साहित्य को क्या कहा गया है, तो जैन साहित्य को क्या बोला गया है, आगम। ये बताइए कि आगम किसे कहा गया है, तो जैन साहित्य को कहा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, तो वो कल्पसूत्र से। किससे होता है, कल्पसूत्र से। याद रखिएगा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, तो कल्पसूत्र से। सही? तो हमें उम्मीद है कि इस चीज़ को भी आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इससे सारे पेपर में आया हुआ है दोस्तों। आप जरूर देखेंगे, किसी भी एग्जाम को उल्टा लीजिए तो इससे रिलेटेड जरूर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलता होगा। तो चलिए इसलिए ध्यान से देखेंगे। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है? या तो चाणक्य या तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त। आपसे डायरेक्ट ही पूछ देगा तो ये बताइए अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो आप बता दीजिएगा। कभी दे देगा ऑप्शन में चाणक्य, कभी कौटिल्य, तो कभी विष्णुगुप्त दे देगा। तो तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक ना? अब देखिए अर्थशास्त्र में किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र में। ठीक ना? और इसमें क्या है, अर्थशास्त्र में क्या दिया गया है, 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है क्या, अर्थशास्त्र। ठीक ना? अब नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, रासतरंगिणी, जिसको बोला गया है राजाओं की नदी पुस्तक का लेखक कौन है, तो आप याद रखेंगे कल्हण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना? रासतरंगिणी का पुस्तक का लेखक का कौन है, तो कल्हण है। अब रासतरंगिणी क्या है, राजाओं की नदी। तो अब इसमें किसकी चर्चा किया गया है इस पुस्तक में, तो कश्मीरी के शासकों का वर्णन किया गया है। कश्मीरी के शासकों का वर्णन किसमें किया गया है, रासतरंगिणी में। रासतरंगिणी का लेखक कौन हुआ, कल्हण हुआ। याद रखेंगे। और ये जो है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम
प्रयास है। राष्ट्रगीत को जो लिखा गया है दोस्तों, ये पहला बुक है, पहला पुस्तक है जिसको संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास है दोस्तों, जिसमें लिखा गया था। क्लियर, याद हो गया? हमें उम्मीद है इस चीज़ को भी अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की ओर। आगे जो दोस्तों है चचनामा। चचनामा पुस्तक का लेखक कौन हुआ? अली अहमद। अब पूछेगा दोस्तों कि चचनामा पुस्तक का लेखक का नाम क्या है, तो आप बता देंगे अली अहमद, ठीक ना। अब इस पुस्तक में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है? इसमें अरबों की संधि विजय का वृत्तांत का वर्णन किया गया है, ठीक है, किसमें? चचनामा पुस्तक में। चचनामा पुस्तक का राइटर कौन है? अली अहमद, ठीक है। इतना ही जानिए इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? ये बार बार पूछा जाता है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो पाणिनि। क्या याद रखेंगे दोस्तों? पाणिनि। ये जो अष्टाध्यायी जो है दोस्तों, जो पुस्तक, यह संस्कृत भाषा व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक है, ठीक ना। दूसरा, इसमें मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की सारी जानकारी आपको अष्टाध्यायी पुस्तक में आपको मिल जाएगी। और पहली बार लिपि शब्द का जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, वो कौन सा पुस्तक में किया गया था? तो अष्टाध्यायी में किया गया था, जिसका राइटर कौन है? पाणिनि। क्लियर? हमें उम्मीद है इस बातों को भी आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे जो दोस्तों है कात्यायन की गार्गी संहिता किस ग्रंथ से है? तो ज्योति ग्रंथ से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पतंजलि पुष्पमित्र शुंग का पुरोहित थे। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास पता चलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आज जितने भी चीज़ों के आप सभी को बताए होंगे, बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कहाँ पे आपको नहीं आया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।